सालों से हमें मेहनत को लेकर एक कहानी सुनाई गई है कि बस सिर झुकाकर काम करते रहो और एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ, ईमानदारी से अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल, लेकिन आज हम उस कहानी के दूसरे पहलू पर गौर करेंगे। हाँ। वो ऐसा जो हमें अक्सर बताया नहीं जाता। हाँ। आज की हमारी जो ये बातचीत है वो किसी को अच्छा इंसान बनाने के बारे में नहीं, बल्कि स्मार्ट इंसान बनाने के बारे में है। हम कॉर्पोरेट दुनिया के उन अनकहे नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद मेहनत से भी ज्यादा जरूरी होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उस छिपे हुए गेम को समझने जैसा है जो ऑफिस में हर रोज खेला जाता है। हाँ, एक गेम। हमारे सोर्स इसे मैकियावेली के सिद्धांतों से जोड़कर देखते हैं। अब ये नाम सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है, पर असल में ये कॉर्पोरेट रणनीति की एक गहरी समझ है। अच्छा। हमें ये मानना होगा कि ऑफिस में सिर्फ काम करना और करियर में आगे बढ़ना, ये दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और आज हम यही देखेंगे कि कैसे कुछ लोग सिर्फ मेहनत के दम पर नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। ये उन नियमों की पड़ताल है जो HR मैन्युअल में नहीं लिखे होते। चलिए तो फिर इस अनकहे मैनुअल का पहला पन्ना खोलते हैं। पहला नियम है दिखावे का कानून, मतलब द लॉ ऑफ परसेप्शन। मैकियावेली ने सदियों पहले एक बहुत तीखी बात कही थी, लोग सच से नहीं दिखावे से फैसला करते हैं। ये लाइन आज के ऑफिस कल्चर पर तो क्या कहूँ, बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में ज्यादातर लोगों के पास इतना समय या झुकाव नहीं होता कि वे बैठकर आपकी असली काबिलियत का गहराई से विश्लेषण करें। टाइम ही नहीं किसी के पास। बिल्कुल, वे अपनी राय उसी आधार पर बनाते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, जो उनकी आंखों के सामने होता है। परसेप्शन ही रियलिटी बन जाता है। इसी को समझाने के लिए हमारे सोर्स में राहुल और विक्की का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। सोचिए, राहुल एक ऐसा कर्मचारी है जो सुबह ठीक 9 बजे ऑफिस आता है। किसी से ज्यादा बात नहीं करता, अपनी डेस्क पर बैठकर लगन से काम करता है, लंच भी जल्दी खत्म कर लेता है और शाम 6 बजते ही अपना सारा काम खत्म करके चुपचाप घर चला जाता है। मतलब एक आदर्श मेहनती कर्मचारी। बिल्कुल वही कर्मचारी जिसे हर कोई अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहता है, जो कोई परेशानी खड़ी नहीं करता। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ है विक्की। विक्की ऑफिस आता है 10 बजे के करीब। लेट आता है। हाँ, आते ही पहले सबके साथ हंसता बोलता है, कॉफी पीता है, एक माहौल बनाता है। लंच में बॉस और दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बैठकर क्रिकेट या पॉलिटिक्स पर बातें करता है। नेटवर्किंग। काम शायद राहुल से कम ही करता हो, लेकिन उसका तरीका अलग है। वो शाम को ठीक 6:30 बजे, जब बॉस घर निकलने की तैयारी कर रहा होता है, बिल्कुल सही टाइम पर, हाँ, तभी एक बहुत जरूरी दिखने वाला ईमेल भेजता है या कोई फाइल लेकर उनके केबिन में पहुंच जाता है। अब मेरा सवाल यह है कि बॉस जब घर जाएगा तो उसके दिमाग में किसकी छवि ज्यादा मेहनती कर्मचारी की होगी, राहुल की या विक्की की? यहीं पे सारा खेल है। राहुल की मेहनत अदृश्य है, एक ब्लैक होल की तरह, जिसमें सब कुछ समा जाता है पर बाहर कुछ नहीं दिखता। सही बात है। वहीं विक्की ने परसेप्शन यानी धारणा का खेल खेला है। उसने रणनीतिक रूप से ये पक्का किया है कि उसका काम चाहे वो कम ही क्यों न हो, बॉस को दिखे और सही समय पर दिखे। लेकिन ये झूठ बोलना नहीं है। ये झूठ बोलना नहीं है, इसे अपने काम की मार्केटिंग करना कहते हैं। मार्केटिंग, हाँ, ये सही शब्द है। लेकिन क्या इसमें एक धोखा नहीं है? अगर विक्की का काम असल में राहुल से कमजोर है, तो क्या बॉस को ये कभी पता नहीं चलेगा? क्या ये रणनीति लंबे समय तक चल सकती है? यही तो सवाल है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये एक बार की घटना नहीं है। विक्की लगातार ये कर रहा है। वो अपनी एक ब्रांड इमेज बना रहा है, एक ऐसे व्यक्ति की जो देर तक रुकता है, जो जरूरी कामों में लगा है, जो मिलनसार है। लंबे समय में अगर काम की क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर है तो शायद बात सामने आ जाए, लेकिन ज्यादातर कॉर्पोरेट नौकरियों में काम की क्वालिटी को मापना बहुत सब्जेक्टिव होता है। सही बात है। सोस की एक लाइन है, काम का मुंह नहीं होता, तुम्हें अपने काम का वकील खुद बनना पड़ता है। राहुल का काम बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उसका कोई वकील नहीं है। विक्की मीडियोकर काम का भी बेहतरीन वकील है। मतलब सिर्फ काम करना काफी नहीं है, काम का ढिंडोरा पीटना भी जरूरी है। वो जो कहावत है ना, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? बिल्कुल। अगर जंगल में कोई पेड़ गिरता है और उसे गिरते हुए देखने वाला कोई नहीं है, तो क्या वो सच में गिरा? कॉर्पोरेट दुनिया के लिए इसका जवाब है नहीं।
अच्छा, यहाँ विजिबिलिटी यानी आपका काम कितना दिख रहा है, ये एक अनकहा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण KPI है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। विकी ये समझता है, राहुल नहीं। तो काम दिखाना जरूरी है, लेकिन यहीं से एक दूसरा पहलू भी निकलता है। क्या होता है जब आप अपना हर काम, अपनी हर काबिलियत दिखाने लगते हैं? सोर्स में बताता है कि ये एक जाल बन सकता है जिसे काबिलियत की सजा या द पनिशमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस कहा गया है। ये सुनने में कितना अजीब है कि काबिल होना एक सजा है। ये विरोधाभासी लगता है, पर ये ऑफिस की एक कड़वी सच्चाई है। आप जिस चीज में अच्छे होते हैं, आपको उसी चीज का और काम मिलता है, और अक्सर बिना किसी अतिरिक्त फायदे के। हाँ, ये तो होता है। मैकियावेली के शब्दों में कहें तो जो हर काम के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसी पर सबसे ज्यादा बोझ डाला जाता है। अरे ये तो मेरे साथ कई बार हुआ है। एक क्लासिक ऑफिस का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ऑफिस में किसी को एक्सेल या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। हाँ, कोई एक स्किल। हाँ, एक दिन वो किसी साथी की मदद कर देता है। उसकी बहुत तारीफ होती है, वाह तुम तो इस काम के जादूगर हो। बिल्कुल। लेकिन इस तारीफ का नतीजा क्या होता है? अब ऑफिस में किसी को भी कोई मुश्किल रिपोर्ट बनानी हो या अर्जेंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी हो, तो सब सीधे उसी के पास आते हैं, और वो बेचारा मना भी नहीं कर पाता। हाँ, और ये सारा काम उसे मुफ्त में अपने मुख्य काम के अलावा करना पड़ता है। यही है काबिलियत की सजा। आपने एक बार अपनी एक अतिरिक्त काबिलियत दिखा दी, और अब वो आपकी एक गैर आधिकारिक जिम्मेदारी बन गई। तो इसका हल क्या है? इसका रणनीतिक समाधान जो सोर्स शेयर में बताया गया है, वो थोड़ा चालाकी भरा है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक इनकॉम्पिटेंस, यानी कुछ कामों में जानबूझकर साधारण प्रदर्शन करना। पर इसमें खतरा भी तो है। क्या हो अगर लोग आपको सच में नाकाबिल समझने लगें? ये तो करियर के लिए और भी बुरा हो सकता है। बिल्कुल, और यहीं पर स्ट्रेटेजिक शब्द का महत्व है। ये उन कामों के लिए है जो आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मुख्य काम में लापरवाही करें। इसका मतलब है कि अगर कोई आपसे प्रिंटर ठीक करने को कहता है या इवेंट के लिए केक ऑर्डर करने को कहता है, तो आप उतनी फुर्ती और उत्साह न दिखाएं। मतलब हर चीज के लिए हाँ नहीं कहना है। हाँ, इसे ऊर्जा और समय के प्रबंधन के नजरिए से देखें। हर व्यक्ति के पास दिन में सीमित ऊर्जा होती है। ये नियम अपनी ऊर्जा को उन कामों के लिए बचाने की वकालत करता है जो सीधे तौर पर आपके प्रमोशन या सैलरी से जुड़े हों। अपनी पेशेवर सीमाओं को तय करना। बिल्कुल, हर काम में हाँ कहना आपको एक अच्छा इंसान दिखा सकता है, लेकिन एक थका हुआ और अप्रभावी कर्मचारी भी बना सकता है। मतलब अपनी ऊर्जा को बचाकर सही जगह लगाना। ये मुझे तीसरे नियम की याद दिलाता है जो लीडरशिप से जुड़ा है, और ये मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है, स्मार्ट और आलसी बने। हाँ, ये विचार 19वीं सदी के एक जर्मन जनरल हेलमुथ वॉन मोल्टके की कहानी से आता है। हाँ, ये कहानी व्यस्त रहने और प्रभावी होने के बीच के अंतर को बहुत अच्छे से समझाती है। मोल्टके, जो अपनी सेना की रणनीतिक काबिलियत के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपने सैनिकों को 4 श्रेणियों में बांटा था। 4 कैटेगरी में। हाँ, और ये आज भी मैनेजमेंट की किताबों में पढ़ाया जाता है। पहली श्रेणी थी आलसी और बेवकूफ। मोल्टके ने कहा, इन्हें छोड़ दो, ये किसी काम के नहीं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी श्रेणी मेहनती लेकिन बेवकूफ। इनके बारे में उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही, इन्हें तुरंत निकाल दो। मुझे ये हिस्सा सबसे दिलचस्प लगता है। हम तो सोचते हैं कि मेहनती होना अच्छी बात है ना? और यही मोल्टके की प्रतिभा दिखती है। उन्होंने समझा कि एक मेहनती बेवकूफ सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि वो गलत काम भी पूरी मेहनत और लगन से करेगा, जिससे नुकसान और भी ज्यादा होगा। सोचिए एक ऐसे मैनेजर के बारे में जो गलत दिशा में पूरी टीम से दिन रात काम करवा रहा है। अरे बाप रे! वो सिर्फ समय और संसाधन ही बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि पूरी टीम का मनोबल भी तोड़ रहा है। ये तो बहुत सही बात है। फिर तीसरी श्रेणी थी मेहनती और स्मार्ट। मोल्टेका ने कहा, इन्हें अच्छा सैनिक बनाओ, ये स्टाफ ऑफिसर के लिए बेहतरीन है। जो आदेशों का पालन करे। हाँ, लेकिन चौथी और सबसे दिलचस्प श्रेणी थी स्मार्ट लेकिन आलसी। इनके बारे में मोल्टेका ने कहा, इन्हें जनरल बनाओ, इन्हें टॉप लीडरशिप में रखो। सवाल यह है कि एक आलसी व्यक्ति को सेना का जनरल क्यों बनाया जाए? क्योंकि जो व्यक्ति स्मार्ट होने के साथ साथ आलसी भी है, वो हमेशा किसी भी काम को करने का सबसे छोटा, सबसे आसान और सबसे असरदार रास्ता खोजेगा। शॉर्टकट नहीं, असरदार रास्ता।
वो फालतू की मेहनत और प्रक्रियाओं में यकीन नहीं करेगा। वो पहले बैठेगा, सोचेगा और एक ऐसी रणनीति बनाएगा जिससे कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नतीजा मिले। तो वो 80-20 रूल वाला फंडा है। बिल्कुल, वो उस 20% प्रयास को पहचानने में माहिर होता है जिससे 80% नतीजे आते हैं। तो ये वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड का असली मतलब है। हमें वो सैनिक नहीं बनना है जो बस आंख बंद करके आदेशों का पालन कर रहा है, बल्कि वो जनरल बनना है जो युद्ध की रणनीति बनाता है। बिल्कुल, ये मानसिकता का बदलाव है। स्मार्ट और आलसी लीडर प्रक्रियाओं पर नहीं बल्कि नतीजों पर ध्यान देता है। वो अनावश्यक बैठकों, रिपोर्टों और ब्यूरोक्रेटिक कामों से बचता है और अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर केंद्रित करता है जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए वाकई जरूरी है। यहाँ पर तो मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। अब आते हैं चौथे नियम पर, जो शायद मैकियावेली के सबसे खतरनाक और स्पाई मूवी जैसे नियमों में से एक हैं। अपने इरादे छुपाओ, यानी कंसील योर इंटेंशंस। नियम सीधा है, अपने प्लान किसी को तब तक न बताएं जब तक वे पूरे ना हो जाएं। और ये एक ऐसा नियम है जिसे हम अक्सर तोड़ते हैं, खासकर भारतीय संदर्भ में। हम बहुत सामाजिक और भावुक लोग हैं। हाँ, कोई भी नया आइडिया आया नहीं कि सबको बता दिया। हाँ, अपने दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों सबके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हाँ, जैसे सोर्स में उदाहरण दिया गया है, मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा या मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। जैसे ही हम ये घोषणा करते हैं, दो चीजें होती हैं। क्या? पहली, हमें एक झूठी मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है। ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ हासिल कर लिया है, जबकि हमने सिर्फ घोषणा की है। हाँ, डोपामाइन रश मिल जाता है। हाँ, इससे हमारी प्रेरणाएं कम हो सकती है। और दूसरा, जो ज्यादा खतरनाक है, हम अपने आलोचकों और दुश्मनों को हमला करने के लिए खुला टारगेट दे देते हैं। अब लोग ताने मारना शुरू कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं या आपकी योजनाओं पर शक जाहिर कर सकते हैं। और सिर्फ आलोचक ही नहीं, कभी कभी हमारा भला चाहने वाले लोग भी अपनी चिंता जताकर हमारा मनोबल गिरा देते हैं। अरे ये बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा। सही बात है। मैकियावेली कहता है कि रहस्य एक हथियार है। खुली किताब मत बनो, बंद तिजोरी बनो। बंद तिजोरी। हाँ, अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, किसी को ना बताएं। इंटरव्यू देते रहें, तैयारी करते रहें। जिस दिन आपके हाथ में ऑफर लेटर हो और आप इस्तीफा दें, उसी दिन सबको पता चलना चाहिए। बिल्कुल। जो इंसान प्रिडिक्टेबल होता है, यानी जिसके अगले कदम का अंदाजा लगाना आसान हो, वो कॉर्पोरेट गेम में सबसे आसान शिकार होता है। इसके पीछे का मनोविज्ञान भी बहुत दिलचस्प है। जैसा आपने कहा, जब हम अपने लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है। हाँ। जो हमें ये महसूस कराता है कि लक्ष्य आंशिक रूप से प्राप्त हो गया है। इससे असल में उस लक्ष्य को पाने की भूख कम हो जाती है और रणनीतिक रूप से चुप्पी आपको बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी योजनाओं पर काम करने की आजादी देती है। तो चौथा नियम है, कम बोलो, ज्यादा करो और अपने पत्ते तब तक मत खोलो जब तक बाजी ना जीत जाओ। अब हम आते हैं पांचवे और शायद सबसे कड़वे नियम पर। ये वाला नियम सुनकर शायद थोड़ा बुरा लगे। प्यार नहीं, निर्भरता, मतलब डिपेंडेंस नॉट अफेक्शन। ये नियम मानवीय रिश्तों की एक असहज सच्चाई पर आधारित है, खासकर पेशेवर दुनिया में। मैकियावेली का तर्क है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नुकसान न पहुंचाएं, तो उन्हें भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से खुद पर निर्भर बनाएं। लेकिन क्या हम रोबोट हैं? क्या ऑफिस में अच्छे रिश्ते बनाना, लोगों से दोस्ती करना जरूरी नहीं है? हम अपना ज्यादातर समय तो वहीं बिताते हैं। यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है। ये नियम ये नहीं कहता कि आप सबसे नफरत करें या असभ्य बने। अच्छे रिश्ते बनाना हमेशा फायदेमंद होता है। तो फिर? लेकिन ये नियम कहता है कि जब मुश्किल समय आता है, जैसे कि कंपनी में छटनी हो रही हो, तब आपका बॉस आपको इसलिए नहीं बचाएगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं या आप उसके साथ लंच पर जाते हैं। अच्छा। वो आपको तब बचाएगा जब उसे लगेगा कि आपके बिना उसका या कंपनी का काम रुक जाएगा। मैकियावेली का एक प्रसिद्ध कथन है, प्यार बदल जाता है, जरूरत नहीं। बिल्कुल। ऑफिस में सोच कर देखिए, एक ऐसा कर्मचारी है जिसे कंपनी से निकाला नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए नहीं कि बॉस उसे बहुत पसंद करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई बहुत जरूरी क्लाइंट, कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या कोई तकनीकी सिस्टम है जिसे सिर्फ वही संभाल सकता है। हाँ, यही है लिवरेज, आपकी असली ताकत। बिल्कुल। कॉर्पोरेट दुनिया में वफादारी की कीमत तब तक है जब तक आप रिप्लेसेबल नहीं है, जिसकी जगह कोई और ना ले सके। हाँ, जिस दिन आपकी जगह लेने के लिए कोई सस्ता या बेहतर विकल्प मिल जाएगा, आपकी सारी मेहनत और वफादारी बेकार हो सकती है। इसलिए रणनीति ये है कि सिर्फ अपना काम ना करें,
बल्कि खुद को सिस्टम के लिए अनिवार्य बनाएं। तो इसे कैसे किया जाए? सोर्स कहता है कि अपने बॉस की सबसे बड़ी समस्या को ढूंढो और उसका समाधान बन जाओ। जब आप किसी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाते हैं तो आप पर उसका नियंत्रण कम हो जाता है और आपका उस पर बढ़ जाता है। इसे मूल्य निर्माण यानी वैल्यू क्रिएशन के नजरिए से देखना चाहिए। ये हेर-फेर के बारे में कम और खुद को एक अनिवार्य संपत्ति, एक इंडिस्पेंसेबल एसेट बनाने के बारे में ज्यादा है। जब सिस्टम आप पर निर्भर हो जाता है तब आपको असली नौकरी की सुरक्षा और शक्ति मिलती है। ये आपकी काबिलियत का अंतिम लिवरेज है। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो हमने कॉर्पोरेट दुनिया के 5 अनकहे लेकिन शक्तिशाली नियमों पर बात की। पहला, सिर्फ मेहनत काफी नहीं, आपका काम दिखना भी चाहिए। विजिबिलिटी। दूसरा, अपनी हर काबिलियत का ढिंडोरा ना पीटें वरना आप पर गैर जरूरी बोझ डाल दिया जाएगा। तीसरा, एक मेहनती सैनिक की तरह नहीं बल्कि एक स्मार्ट और आलसी जनरल की तरह सोचें, जो असरदार रास्ता खोजे। हाँ। चौथा, अपने इरादे छुपाएं और एक बंद तिजोरी की तरह काम करें। और पांचवा, लोगों को खुद से प्यार करने के लिए नहीं बल्कि खुद पर निर्भर होने के लिए मजबूर करें। ये करियर को देखने का एक बिल्कुल अलग, शायद थोड़ा असहज लेकिन बहुत शक्तिशाली नजरिया है। बिल्कुल, ये नियम आदर्शवादी नहीं बल्कि यथार्थवादी है। ये इस बात पर आधारित है कि दुनिया कैसे चलती है, ना कि दुनिया को कैसे चलना चाहिए। सही बात है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हमारे सोर्स का अंत एक क्लिफ हैंगर पर होता है। असली पावर तब आती है जब पूरा सिस्टम तुम पर टिक जाए। इस पर आधारित मेरा सवाल ये है, ये रणनीतियां किसी व्यक्ति को शक्ति तो देती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिसमें कोई काम करना चाहेगा? बहुत अच्छा सवाल है। और अगर एक ऑफिस में हर कोई, आपका बॉस, आपके सहकर्मी, आपके जूनियर्स, हर कोई इन्हीं मैकियावेली के नियमों से खेलने लगे तो उस पूरे सिस्टम का क्या होता है? क्या वो सिस्टम तरक्की करता है या अंदर ही अंदर ढह जाता है?